नमस्कार, स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। मैं हूं हर्षिता सावंत और आवाज एंटरप्रेन्योर का स्पेशल टेलीकास्ट हम सीधे लेकर आ रहे हैं बैंकॉक, थाईलैंड से। लो कार्बन अर्थ एशिया का सबसे बड़ा क्लाइमेट फोकस एक्सेलरेटर है। इसे को क्रिएट किया है यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, गो फॉर SDGs, एम्पावर और मैसिव फाउंडेशन ने। इस पहल का मकसद यही है, लो कार्बन लाइफस्टाइल, क्लाइमेट चेंज और माइक्रो प्लास्टिक्स में काम कर रहे एंटरप्रेन्योर्स को बढ़ावा देना। लो कार्बन अर्थ एक्सेलरेटर की शुरुआत 2021 में हुई। इस प्रोग्राम का मकसद क्लाइमेट चेंज में काम कर रहे स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देना है। इस साल एक्सेलरेटर के तीसरे एडिशन में 450 से ज्यादा एप्लीकेशंस आई, जिसमें से 67 स्टार्टअप्स को 12 हफ्तों के बूट कैंप में भाग लेने के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया गया और इसमें 5 देशों के चुनिंदा 14 स्टार्टअप्स ने बैंकॉक में हुए डेमो डे में भाग लिया। पोल्यूशंस, माइक्रोप्लास्टिक, कार्बन एमिशन से लेकर ग्रीन मोबिलिटी, हाइड्रो एनर्जी और सोलर पावर जैसे क्षेत्रों में नई और इनोवेटिव टेक्नोलॉजी की मदद से कारोबार खड़ा कर रहे एंटरप्रेन्योर्स ने इस एक्सेलरेटर में भाग लिया है। जब नींद हो ख्वाबों से प्यारी, तो इस अहद में ख्वाब देखे कौन और ख्वाबों को दे ताबीर कौन। तो इसलिए हमारे यूथ को जो है ना, वो एक्साइटमेंट के साथ, लगन के साथ जो है ना, वो इनोवेशंस, क्रिएटिविटी करनी चाहिए। जहां एक और इस प्रोग्राम का उद्देश्य क्लाइमेट चेंज और पर्यावरण की दिक्कतों को दूर करना है, वहीं इस प्रोग्राम के तहत यूनाइटेड नेशंस महिला एंटरप्रेन्योर्स को भी बढ़ावा दे रहा है ताकि क्लाइमेट टेक में महिलाओं की भागीदारी बढ़े। एम्पावर प्रोग्राम के अंदर हम ये चाह रहे हैं कि जो वुमेन स्टार्टअप्स है, जो मेनली क्लीन टेक्नोलॉजीज में काम कर रहे हैं, उनको हम उनकी कैपेसिटीज़ और स्किल्स बढ़ाएं और उनकी बिजनेस पिच बनाएं और उनको इन्वेस्टर्स के साथ लिंक कराएं, उनकी कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड करें सो दैट वो इन्वेस्टर्स के साथ जाके मोबिलाइज कर पाए मोर इन्वेस्टमेंट। तो उसके लिए जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग और फैसिलिटेशंस की ज़रूरत है, वो एम्पावर प्रोजेक्ट के थ्रू हम प्रोवाइड कर रहे हैं। लो कार्बन अर्थ के 2023 के प्रोग्राम में भाग ले रहे स्टार्टअप्स की प्रोफाइल से साफ है कि सिर्फ विकसित देश ही नहीं, बल्कि विकासशील देशों में भी एंटरप्रेन्योर्स क्लाइमेट सॉल्यूशंस के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। Wool is a regenerative material, so just like our hair, it's very good at absorbing odors and gases, and it enhances the synthetic dust filtration by almost twice the fold. So it's really effective at filtration. So we have decided to use wool to produce air filters with, but we're not stopping there. We can also use other biofibers such as kinab and that are easily can be found in Southeast Asia, and they can replicate our patented technology. इस एक्सेलरेटर में शामिल एंटरप्रेन्योर्स को मेंटरशिप के साथ नेटवर्किंग का मौका तो मिला ही, लेकिन साथ ही भारत और एशिया के नामी वेंचर फंड्स के सामने अपने कारोबार को पिच करने का मौका भी मिला। लो कार्बन अर्थ एक्सेलरेटर प्रोग्राम में पिछले कुछ सालों में भारतीय स्टार्टअप्स की भागीदारी लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारत ही नहीं, मंगोलिया, बांग्लादेश और पाकिस्तान जैसे देशों में भी क्लाइमेट टेक्नोलॉजी में बड़े सारे इनोवेटिव प्रोग्राम्स उभर कर आए हैं। तो किस तरह की क्लाइमेट प्रॉब्लम्स को ये एंटरप्रेन्योर्स कर रहे हैं सॉल्व, आइए देखते हैं। मेरे साथ इस समय 3 एंटरप्रेन्योर्स हैं। कराची की दाबीर हिमानी, गांधीनगर या अहमदाबाद में काम कर रही है अंकिता विजय वर्गिया और साथ ही जॉयदीप मंडल जो नवी मुंबई में अपनी स्टार्टअप चलाते हैं। दाबीर, अंकिता और जॉयदीप, शुक्रिया मेरे लिए समय निकालने के लिए। दाबीर, शुरुआत आपसे करते हैं। कॉन्सेप्ट लूप आपकी कंपनी एग्जैक्टली किस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही है? जी, हमारे पूरे रीजन के अंदर जो वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है वो प्लास्टिक वेस्ट का है, और उसमें भी ज़्यादातर लो वैल्यू प्लास्टिक वेस्ट है जिसको उठाते भी नहीं हमारे स्कैवेंजर और कबाड़ी वाले जो हैं। तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और हम इसको इको एग्रीगेट बनाते हैं और जो कहीं भी कंक्रीट की एप्लीकेशन यूज़ हो सकता है, और इसका हमने फ्रेंचाइजी मॉडल बनाया है जो सिर्फ पाकिस्तान में या थाईलैंड में या कहीं और नहीं, पूरी दुनिया में कहीं भी रेप्लिकेट कर सकते हैं। तो बेसिकली आप वेस्ट कलेक्टर्स से ये वेस्ट उठवा रहे हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल वेस्ट की आप बात कर रहे हैं, या आई थिंक ये बिस्किट के पैकेट्स होंगे या चिप्स के पैकेट्स होंगे जिसमें वो सिल्वर फॉइल लगी रहती है जिसे कोई जो रिसाइकल हो ही नहीं सकती है, तो सोल्यूशन क्या है इसमें?
राइट सो बिल्कुल सही कहा आपने कि इसको कोई उठाता भी नहीं है, तो हम इसकी एक यूज़ केस बनाना चाह रहे हैं और हमारे जो EPR सिस्टम के बेसिस पे हम इसको पूरा वर्क कर रहे हैं। हमारे साथ पार्टनर्स में सारे MNCs वगैरह हैं जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं कि इसके हम यूज़ केस बनाएं और इसको हम कंक्रीट के अंदर डाल दें। जैसे कंक्रीट की जो प्रोडक्ट है, जैसे आपका ब्लॉक हो गया, आपके पेवर हो गया, आपकी टाइल हो गई, वो सिर्फ लो कार्बन नहीं होते जबकि उसकी प्रॉपर्टीज़ भी बेहतर हो जाती है, जैसे वो पानी कम पीते हैं और सारी चीज़ें। और अंकिता, आप किस बेसिक प्रॉब्लम को लेकर अपने क्लाइमेट टेक में पहल रख चुकी है? हमारी कंपनी वेस्ट मैनेजमेंट में ही काम करती है, दबीर की कंपनी की तरह, पर हम लोग फूड वेस्ट में काम करते हैं और हम लोग फूड वेस्ट को साइंटिफिकली ट्रीट करते हैं फॉर बल्क वेस्ट जनरेटर्स। अभी बल्क वेस्ट जनरेटर्स इज़ एनी एंटिटी या ऑर्गेनाइजेशन जो कि एक दिन में 500 किलो या 100 किलो से ज़्यादा कचरा जनरेट कर रही है। एंड हम लोग ये पूरा ट्रीटमेंट चीपर एंड फास्टर तरीके से करते हैं देन एनी अदर करंट ऑल्टरनेटिव इन द मार्केट। और ये कैसे हो रहा है, चीपर एंड फास्टर? हमने 2 साल R&D किया है और उसके बाद हमारे इनोवेशन को हमने एक प्रोडक्ट की तरह बना के डिज़ाइन करके देन वी हैव टेकन इट टू मार्केट। जॉयदीप, आपकी कंपनी की शुरुआत 10 साल पहले हुई थी और तब से लेकर अब तक आई एम श्योर कंपटीशन भी बढ़ा है, लेकिन आकार इनोवेशंस को अभी भी अलग और सेट असाइड क्या करता है? जब हम लोगों ने शुरुआत के 2013 में ही हम लोगों ने सबसे पहला कंपोस्टेबल बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड बनाए थे, जो मार्केट में उस टाइम पे भी नहीं थे। आज के डेट में भी सर्टिफाइड कंपोस्टेबल सैनिटरी पैड का अल्टरनेटिव्स नहीं है। और साथ में हम लोगों ने जो किया है कि जो बाकी मल्टीनेशनल ब्रांड्स के पैड्स मार्केट में मिलता है, उसी प्राइस में उससे सस्ते में ही कंपोस्टेबल पैड लेके आए। तो एक तो कंपोस्टेबल है जो एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है, दूसरा हम लोग हेल्दियर भी है बिकॉज हम लोग जो मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं उसकी वजह से जो स्वास्थ्य के हानिकारक केमिकल्स बाकी चीज़ों में रहता है, पैड्स में, सैनिटरी पैड में, डाइपर में भी रहते हैं, उसको हम लोगों ने निकाल के उससे नेचुरल मटेरियल्स यूज़ किया है, नेचुरल सुपर एब्जॉर्बेंट यूज़ किया है। उसके वजह से वो बाकी कोई भी मार्केट के पैड से हेल्दियर है। तो एक तो हेल्दियर है, दूसरा प्लैनेट फ्रेंडली है, और तीसरी बात है कि अफोर्डेबल भी है सबके लिए। जी, तो एक चीज़ कॉमन आप सभी के बिजनेसेस में ये है कि आप लोग कुछ अलग ऑफ कोर्स कर ही रहे हैं, लेकिन पर्यावरण, क्लाइमेट के बारे में सोच कर रहे हैं। तो ये जर्नी इनिशियली शुरू करना मुश्किल थी? बहुत मुश्किल था, बट आई थिंक अगर जैसे कुछ देर पहले बात कर रहे थे हम लोग, एंटरप्रेन्योर्स जो होते हैं उनका काम ही होता है मुश्किल चीज़ों को सॉल्व करना। अगर वही नहीं कर पाए तो फिर कोई मतलब ही नहीं रहता। तो सबसे बड़ा चैलेंज क्या था? नहीं, हमारे केस में चैलेंज तो ये था कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन जो महावारी के ऊपर हम लोग काम कर रहे हैं, इसके लिए जागरूकता एकदम ही नहीं है। जब 2010 में हम लोगों ने चालू किया था तो ऑलमोस्ट गांव के अंदर सैनिटरी पैड कोई यूज़ ही नहीं करता था, पहली बात। दूसरी बात है कि उसके बारे में क्यों ये इम्पॉर्टेंट है, मेंस्ट्रुअल हाइजीन क्यों इम्पॉर्टेंट है, इसके बारे में जैसे बच्चा पैदा करना गांव के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट है, बट उनको बहुत सारे मर्द को अभी भी पता ही नहीं है गांव के अंदर कि इसके ये दोनों कनेक्टेड है। तो वो सबसे इम्पॉर्टेंट था, उसमें काफ़ी वक्त गया। बाकी टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, फंडिंग रिलेटेड चैलेंज तो थे ही, बट मुझे लगता है सबसे बड़ा चैलेंज अवेयरनेस के ऊपर था। अंकिता, आपके लिए फिर चैलेंज क्या रहा है, क्योंकि आप लोग वेस्ट मैनेज कर रहे हैं, लेकिन ये किस ऑडियंस के लिए कर रहे हैं और इवेंचुअल जो वेस्ट मैनेज करके प्रोडक्ट निकलेगा उसका इस्तेमाल क्या होगा? बिल्कुल सही। आई थिंक हमारे लिए बिगेस्ट चैलेंज जो था वो प्रोडक्ट मार्केट फिट फाइंड करना था। हमने जो प्रोडक्ट इनोवेट किया है उसका एक्चुअल कस्टमर सेगमेंट कौन सा होगा जो हमें पैसे भी दे सके, वो एक बार हमने नेल डाउन किया। उसके बाद अब हम उसी सेगमेंट को टारगेट करके पहले अपना बिजनेस ग्रो कर रहे हैं, उसके बाद उसी में हम लोग और इनोवेशंस करके और बाकी कस्टमर सेगमेंट्स पे भी जाएंगे, जैसे कि MSW विच इज़ म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट, सरकार जो हैंडल करती है, या फिर और डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोडिग्रेडेबल वेस्ट भी। अभी हमारा टारगेट ऑडियंस कॉरपोरेट्स, इंडस्ट्रीज, टाउनशिप्स, कोई भी बल्क वेस्ट जनरेटर जो कम से कम 500 किलो या 1 टन पर डे का फूड वेस्ट से ज़्यादा जनरेट कर रही है और उसके पास कॉन्सेंट्रेटेड जगह पे, एक ही जगह पे वो वेस्ट अवेलेबल हो। ओके, पर उससे जो प्रोडक्ट बनता है उसका इस्तेमाल कहाँ पर हो सकता है? उससे हम लोग एक लिक्विड बायो फर्टिलाइजर बना रहे हैं जो अभी फील्ड ट्रायल्स और रिसर्च में है। ओके, उसका इस्तेमाल एग्रीकल्चर में होगा और वो एक ऑल्टरनेटिव है एज एन ऑर्गेनिक बायो फर्टिलाइजर एज कम्पेयर टू केमिकल फर्टिलाइजर्स। तभी ना प्लास्टिक वेस्ट की जो प्रॉब्लम है ये ग्लोबल प्रॉब्लम है, और उसमें जब हमारे जैसे देश आते हैं तो एक और दिक्कत है कि दुनिया भर का कचरा फिर साउथ ईस्ट एशिया भेज दिया जाता है। तो इसके लिए कैसे सॉल्व किया और किस तरह की पार्टनरशिप्स में आप फिर उतरे हैं?
जी बिल्कुल, आपने सही बोला। आई थिंक हमारा रीजन का ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम है ऑल्सो बिकॉज यहाँ पर हमारे पास बहुत बड़ी पॉपुलेशन है और इन्फ्लेशन बहुत ड्राइव कर रही है, तो श्रिंकफ्लेशन आ रहा है कि आपका पैकेज साइज दे रहता है लेकिन अंदर कंटेंट कम हो जाता है। हमारा जो वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज जो था, जो हम बहुत सक्सेसफुली क्रैक कर चुके हैं, वो हमारा था इसको यूनिट इकोनॉमिक फ्रेंडली कैसे बनाना है, क्यों, ताकि हमारा जो एंड प्रोडक्ट है या तो वो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स के बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्राइस हो या उससे सस्ता हो। और हमने इसको ओवर द पीरियड ऑफ लाइक 2.5 years ऑफ लॉट ऑफ वर्क एंड इटरेशंस हमने उसको क्रैक किया है। और अब हम करना यही चाह रहे हैं कि क्योंकि हमने एक मुल्क का प्रॉब्लम नहीं उठाया है, हमने एक ग्लोबल प्रॉब्लम उठाया है, तो हम उसका पूरा फ्रेंचाइजी मॉडल बनाकर हम अब कॉन्सेंट्रेट बना रहे हैं, जो यूज़ करके वो दुनिया के किसी भी मेट्रोपोलिस के बाहर एक बहुत ही हाइपर लोकल तरीके से वो एक जो हमारी चीज़ जो इकोग्रीट है वो प्रोड्यूस कर सकते हैं, और वो खुद सिर्फ उनको जो एग्जिस्टिंग कॉन्क्रीट प्लेयर्स हैं उनको देना है। तो दावीद, ये जो पार्टनरशिप्स हैं फिर ये क्या सीमेंट कंपनियों के साथ होंगी या फिर एंड यूज में जिसके यहाँ पर ये ब्लॉक का इस्तेमाल होगा उनके साथ आप कर रहे हैं, जो परहैप्स एक म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन हो सकती है, एक बड़ा कॉर्पोरेट हो सकता है जो अपना वेयर एंड टेयर के लिए वो ब्लॉक्स इस्तेमाल करना चाहे? राइट, तो हमने अभी जो किया हुआ है, हमने स्ट्रेटेजिकली ये किया हुआ है कि वी हैव सम इंटरेस्ट फ्रॉम सम सीमेंट मैन्युफैक्चरर्स, लेकिन अभी के लिए हमने सारे बड़े कॉर्पोरेट के साथ काम किया हुआ है, तो हमारे वो सारे पोर्टफोलियो पे आ गए हैं, उनके साथ रिपीट ऑर्डर्स हैं। शेल पेट्रोल स्टेशन कर रहे हैं हम, पेप्सिको के साथ काम कर रहे हैं, मॉन्डेलीज के साथ काम कर रहे हैं, जिनकी ग्लोबल प्रेजेंस है। तो हमारा अभी प्लान यही है कि इनके साथ हम प्रोजेक्ट्स करें, रिपीट प्रोजेक्ट्स करें, कुछ हमारे बिगेस्ट डेनिंग प्रोड्यूसर्स हैं उनके साथ काम कर रहे हैं, और उसके बाद हम स्केल करेंगे फ्रॉम डिफरेंट पार्टनर्स लाइक सीमेंट प्रोड्यूसर्स, क्योंकि उस वक्त एक पूरी मार्केट वैलिडेशन हो जाएगी, उसकी प्राइसिंग हो जाएगी, फील्ड टेस्टिंग हो जाएगी, उसकी वैलिडेशन टेस्टिंग के बाद इवन प्रोडक्शन के बाद हो जाएगी। सो दैट्स द प्लान। ओके, अच्छा अंकिता, ये बताइए, अब ऑफ कोर्स आप लोग यहाँ से अपने बिजनेस को और स्केल करना चाहेंगे, तो जब आपकी बातचीत होती है इन्वेस्टर्स से, उनका लार्जली रिस्पॉन्स क्या है इस तरह के बिजनेस को लेकर? हम यूजुअली 2 टाइप के इन्वेस्टर्स से अभी डील कर रहे हैं। एक तो नॉन डाइल्यूटिव फंडिंग, जो कि जिसका मतलब होता है ग्रांट्स या ऐसा जिससे कि आपकी इक्विटी डाइल्यूट ना हो। दूसरा इक्विटी बेस्ड या डेट फंडिंग, या फिर ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो बाद में इक्विटी में कन्वर्ट हो सकते हैं। दोनों के अलग अलग फोकस एरियाज होते हैं, और हमने उसको इस तरह से प्लान किया है कि हमारा इनिशियली अभी जो R&D फेज़ चल रहा है और अभी जो प्रोडक्ट मार्केट फिट हमने फाइंड किया है, वो हम सारा फंड कर रहे हैं ग्रांट मनी एंड बाकी इस तरह के नॉन डाइल्यूटिव फंडिंग अपॉर्चुनिटीज से। इसके बाद जैसे ही हमारा पूरा सिस्टम इस तरह से सेट हो जाता है कि हम लोग टेक ऑफ के लिए रेडी हैं, विच इज़ गोइंग टू बी वेरी सून इन फैक्ट, तब हम लोग इक्विटी फंडिंग उठाएंगे। फाइनली जयदीप, 10 साल से आप इस बिजनेस में हैं, सैनिटरी पैड बिजनेस तो आपने एकदम उस पर अच्छी खासी पकड़ जमा ली है, लेकिन यहाँ से आगे क्या, अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो को क्या एक्सपैंड करना चाहेंगे? हाँ, अभी नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम लोगों ने ऑलरेडी बनाना का काम चालू किया हुआ है, डायपर। सैनिटरी पैड्स जितने पोल्यूशंस कर रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य के बारे में और मतलब अगर क्लाइमेट चेंज की बात करें, डायपर का पोल्यूशन उससे काफ़ी गुना ज़्यादा है, और रैशेस का भी चैलेंजेस है ही, वो ज़्यादा होता है और बच्चों के साथ, वो हम लोग ने बनाना ऑलरेडी चालू किया है। सो दैट्स आवर नेक्स्ट प्रोडक्ट। और आप लोग अच्छा लगा सुनते हुए कि जर्मनी पूरे वर्ल्ड को मशीन बेचता है। हम लोगों ने एक जर्मन कंपनी को डायपर बनाने का मशीन बेचा है, जो एक स्टार्टअप को जो हमारे मशीन से डायपर बना रहे हैं और वहाँ बेच रहे हैं उसको। ओह, दैट्स इंटरेस्टिंग। जी हाँ, ज़रूर। तो जब मैंने आपका प्रोडक्ट यूज़ करना स्टार्ट किया था, सैनिटरी पैड्स, तब बहुत रिसर्च की थी मैंने, एंड मैं कहना चाहूँगी कि आप ही का प्रोडक्ट एक मुझे मिला जो ट्रूली कॉम्पोस्टेबल है, क्योंकि कॉम्पोस्टेबल की डेफिनेशन होती है 180 दिन में वो खाद बन जाना चाहिए। बाकी सैनिटरी पैड्स वो बायोडिग्रेडेबल बोलते हैं, टैग लगा देते हैं, बट एक्चुअली यहाँ पे जो चीज़ें, सारी चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है। कोई 5000 साल में बायोडिग्रेड होगी, कोई 1 लाख साल में। और वो लोग क्या करते हैं, वो लोग एक PUL की लेयर लगाते हैं प्लास्टिक की, तो इसलिए फिर मैंने आपका सोल्यूशन यूज़ किया। एंड डाइपर्स ऑल्सो, डाइपर्स के लिए भी मेरा 5 महीने का बच्चा है, और मैंने बहुत रिसर्च की थी बिफोर आई चोज़ कि कौन सा डाइपर पे जाना है, और ऑप्शंस बहुत कम है सही में। तो आप बनाएंगे तो डेफिनेटली बहुत फ़ायदा होगा। थैंक यू। चले, तो आपको यहाँ बैठे बैठे वैलिडेशन मिल गई, आपकी ब्रांड एम्बेसडर यहीं पर है, डील कर लीजिएगा। बट थैंक यू वेरी मच एंड गुड लक टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। वक्त हो रहा है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज के साथ।
आवाज एंटरप्रेन्योर में आप सभी का स्वागत है। पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बेहतर एयर क्वालिटी पर कई सारे स्टार्टअप्स ने इनोवेटिव कॉन्सेप्ट्स पर काम किया है। शायद यही वजह है कि फंडिंग विंटर के बावजूद पिछले साल क्लाइमेट टेक्नोलॉजीज में लगातार इन्वेस्टमेंट हुआ। इसी पर मैंने बात की मैसिव फाउंडेशन के शैलेश विक्रम सिंह और ऑस्टेरा एडवाइजर्स की वसुधा माधवन से। शैलेश, वसुधा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। शैलेश, क्लाइमेट टेक में हम सब जानते हैं कि काफ़ी समय से, सालों से काम हो रहा है और इनफैक्ट ये तो आपके एक्सेलरेटर का तीसरा साल है। तो आपके ऑब्जर्वेशंस क्या हैं? कैसे बिजनेसेस इस समय क्लाइमेट टेक में इवॉल्व हो रहे हैं? जैसे हमने शुरू किया 2020 के आसपास, तो मैं वसुधा से बता रहा था कि अभी तक हमारे इस एक्सीलेटर से करीब करीब 300 के आसपास स्टार्टअप हमने देख चुके हैं और अभी तक उन लोगों ने टोटल $450 मिलियन रेज कर चुके हैं। सो इट्स नॉट ए स्मॉल नंबर, काफ़ी तेज़ ग्रोथ हो रही है। कंपेयर टू कंज्यूमर टेक तो काफ़ी कम है, लेकिन तब भी अगर हम पूरे सारे सेक्टर्स को देखें तो अच्छा खासा पैसा क्लाइमेट टेक में जा रहा है। कंपनियाँ काफ़ी तेज़ बड़ी हो रही हैं। सो ओवरऑल काफ़ी पॉजिटिव। वसुधा, ये बताइए कि क्लाइमेट टेक में रूल्स ऑफ द गेम खास तौर से सीड टू स्केल के लिए एक नॉर्मल कंज्यूमर टेक हो या फिर सैस कंपनी हो या फिर एआई कंपनियों में कितने डिफरेंट हैं? क्या यहाँ पर ज़्यादा समय लगता है, ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है? हाँ बिल्कुल, आई थिंक क्लाइमेट टेक का एक अलग ही एक द रूल्स ऑफ द गेम आर डिफरेंट। सो क्लाइमेट टेक में क्या हो रहा है कि जो एस्टैब्लिश ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज़ हैं वो बिल्कुल ही चेंज हो रही हैं। जैसे एनर्जी बदल रहा है और मोबिलिटी बदल रही है। जैसे हम कार्बन को यूज़ करते हैं, अभी हम उसको डिफरेंट टाइप से एमिट करते हैं, अभी हम उसको यूज़ करेंगे। सो ऑल ऑफ दिस इसके वजह से क्या हो रहा है कि बिजनेसेस का R&D से लेके स्केलिंग अप तक का जर्नी एक डिफरेंट रहेगा और इसीलिए पेशेंट कैपिटल की ज़रूरत है। और एक VC और या कोई जो इक्विटी इन्वेस्टर है या डेट इन्वेस्टर है, उसके लिए जो जिस नजराने से उसको देखना है इस बिजनेस को, वो भी बदलना चाहिए थोड़ा सा। अच्छा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अभी इस समय देखें तो सबसे ज़्यादा जो इनोवेशंस आए हैं वो मोबिलिटी की तरफ आए हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ आए हैं। ये इकोसिस्टम अब यहाँ से और कितना इवॉल्व होता आप देखेंगे? या एब्सोल्युटली, आई थिंक हमारे देश में सबसे ज़्यादा शेयर ऑफ फंडिंग भी उन्हीं को गई है और सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस भी वहीं हुआ है। ऑफ कोर्स एज अ कंट्री हमने रिन्यूएबल एनर्जी में बहुत प्रोग्रेस ऑलरेडी किया है, उसमें काफ़ी इक्विटी भी इन्वेस्ट हुआ है, डेट भी इन्वेस्ट हुआ है, बड़े कंपनीज़ हैं उसमें। और हम जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, हमें ज़्यादा रिलायंस होना चाहिए इन ऑन रिन्यूएबल एनर्जी। तो उसकी बिजनेसेस, उसके लिए यंग स्टार्टअप्स भी हैं जो उसका अलग तरीके से यूज़ करना या उसको अलग तरीके से डिप्लॉय करना, या उसके रिलेटेड, जैसे आज एक स्टार्टअप है जो सोलर पैनल के ऊपर एक कोटिंग बना रहे हैं। सो ऑल ऑफ दीज काइंड ऑफ इकोसिस्टम स्टार्टअप्स, उनका भी अभी काफ़ी वो हो रहा है। लेकिन साथ में मोबिलिटी का बहुत बड़ा अभी इंडस्ट्री हैज़ बिकम क्वाइट बिग। सो इलेक्ट्रिक स्कूटर हो या वो इलेक्ट्रिक रिक्शा हो या इलेक्ट्रिक कार्गो व्हीकल हो, 2 और 3 व्हीलर्स में हमारे देश ने सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन दिखाई है। एंड इसका रीज़न ये है कि इसके इकोनॉमिक्स बहुत अच्छे हैं और हमारे पूरे ग्लोबल तौर पे देखें तो इंडिया ही है जो 2 व्हीलर और 3 व्हीलर डिपेंडेंट कंट्री है और सबसे ज़्यादा इजी टू इलेक्ट्रीफाई। तो इसमें फंड रेजिंग भी हो रही है क्योंकि ये ज़्यादा स्केल अप भी हो रहे हैं कंपनीज। शैलेश, क्योंकि मोबिलिटी इनफैक्ट अक्रॉस साउथ ईस्ट एशिया अच्छी खासी चली है, चाहे वो थाईलैंड हो, इंडोनेशिया हो, भारतीय बाजार में हम अपने एग्जाम्पल्स को बहुत अच्छे से समझते हैं। लेकिन ये मोबिलिटी से एनर्जी का ट्रांजिशन अब शुरू होने लगा है क्या? जी हाँ, वो तो मतलब इसमें क्या हुआ, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट हुआ है। जब हम भी मोबिलिटी की बात करते हैं, जब भी हम क्लाइमेट सेक्टर की बात करते हैं, तो अगर हम सारे सेक्टर में देखते हैं तो हमें लगता है कि मार्केट कितनी बड़ी है, छोटी है। क्लाइमेट में उल्टा है, क्लाइमेट में मार्केट बहुत ज़्यादा बड़ी है क्योंकि जो सबसे गरीब तबका भी है वो भी बहुत डिपेंडेंट है, क्योंकि इंडिया में मोबिलिटी तो है ही नहीं। तो आपके अब उससे क्या हुआ कि जब डिमांड आपकी बढ़नी शुरू हुई है तो उसके बैटरी के प्राइसेस गिरने शुरू हो गए। तो बैटरी के प्राइसेस मतलब 4-5 साल में ही, मतलब जब टेस्ला शुरू किया तब $1000 पर किलोवाट था। आज की डेट में वो $60 पे आ गया है, $60 से $70 पर किलोवाट पे आ चुका है। ठीक है, तो इस प्राइस पॉइंट पे एनर्जी स्टोरेज भी बहुत वाइबल हो जाता है और वो जो मोबिलिटी का इतना मैसिव जो यूज़ हो रहा है उसी की वजह से स्टोरेज भी वाइबल होते जा रहा है, क्योंकि सोलर स्टोर में सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टोरेज की है और स्टोरेज चूँकि अब आपको वाइबल होते जा रहा है तो सेम बैटरी सिस्टम आपके सोलर को पावर कर सकता है, पावर स्टोर कर सकता है और वही आपकी बैटरी को व्हीकल कर सकता है। वसुधा, आप एक इन्वेस्टमेंट बैंकर हैं, तो आपका प्लेटफॉर्म बेसिकली वेंचर कैपिटलिस्ट और स्टार्टअप्स को एक मंच पर लाने का काम करता है और उनके बीच में फिर इवेंचुअली वो फंडिंग का ट्रांजैक्शन हो ना हो। लेकिन ये बताइए, क्या ज़्यादा से ज़्यादा VCs अब
पेशेंटली इन कंपनियों में इन्वेस्ट करने के लिए इच्छुक होने लगे हैं, क्योंकि इन कंपनियों में एक दिक्कत है जो शायद हर टेक्नोलॉजी कंपनी में हो कि मिडवे डाउन द लाइन आप R&D से आगे आएँ तो वो टेक्नोलॉजी ऑब्सोलीट होगी तो क्या होगा? क्या ये फियर्स अभी हैं? तो इसीलिए प्रूफ पॉइंट्स होने चाहिए या अडॉप्शन होना चाहिए कंज्यूमर के साथ। तो मार्केट में जब वो अडॉप्ट होने लगता है तो थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, क्योंकि जैसे शैलेश ने बोला कि ये सारे न्यू टेक्नोलॉजीज़ हैं और इसके वजह से एक्चुअली स्पीकिंग कई लोगों को वो एसेट हैवी एसेट लाइट का भी डिबेट रहता है, और उसमें मेन चीज़ ये अंडरस्टैंड करने के लिए ये है कि इसके वजह से हम जैसे हम पूरे इंडस्ट्री को रीवायर करें, हमें इन्वेस्टमेंट मेथडोलॉजी भी रीवायर करनी पड़ेगी। हमें अलग सोचना पड़ेगा कि ये बिज़नेस का जो सोल्यूशन ये बना रहे हैं इसमें वो ट्रेडिशनल बैलेंस शीट वे में ना सोच के कि इसकी ग्रोथ डिस्पाइट बीइंग एसेट हैवी, इसकी ग्रोथ वैसे ही हो सकती है जैसे एसेट लाइट बिजनेसेस की होती है, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न फॉर अ प्रेफरेंस फॉर एसेट लाइट, राइट। सो तो जो ग्रोथ कैसे हम दिखा सकते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। ऑफकोर्स इन्वेस्टर्स में भी कई स्टेजेस के निवेशक हैं जो बहुत अर्ली स्टेज में आते हैं, वो थोड़ा ज़्यादा डीप टेक या R&D लेवल पे रिस्क लेते हैं, बट द की थिंग इज़ कि वैसे स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टर्स भी हमको चाहिए जो कि वैसे अर्ली स्टेज टेक्नोलॉजीज़ पे बेट करें। आगे जैसे जैसे बिजनेसेस बढ़ती हैं तो उसके बाद आप R&D के साथ कस्टमर के साथ ट्रैक्शन देखते हैं, इन्वेस्टर मार्केट वैलिडेशन देखते हैं, उसके वजह से वो फिर बाद में बड़े पीसेस ऑफ कैपिटल आने लगते हैं, एंड दैट काइंड ऑफ मेक्स द एंटायर वैल्यू चेन वर्क वेरी वेल। तो शैलेश, जो धारणा थी कि क्लाइमेट टेक कंपनी रेवेन्यू कमाने में बहुत समय लेगी, वो धारणा तो फिर ये आपकी कंपनियां गलत साबित कर रही हैं। यहाँ वास्तव में इसका सबसे बड़ा नुकसान क्या है, क्लाइमेट वालों ने किया है कि जी हम लंबा बस कौन सी कंपनी में लंबा समय नहीं लगता है। मतलब आप हिंदुस्तान में जनरली ये कंपनी मैच्योर होने में 12 साल से 15 साल लेती है, यूएस में 8 साल लेती थी। बीच में फंडिंग से थोड़ा टाइम कंप्रेस हो गया था, बट स्टिल एक कंपनी सीड टू IPO 12 साल है। तो क्लाइमेट में भी है, मतलब आपके 12 साल में आई थिंक क्लाइमेट कंपनी, आपकी जो मोबिलिटी कंपनी है वेरी इजली 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर चुकी होंगी, और एनी कंपनी जो 1000 करोड़ का रेवेन्यू क्रॉस कर सकती है तो मेरे ख्याल से IPOable हो चुकी है, मार्केट में जा सकती है, तो टाइम उतना ही लग रहा है। ये एक मिथ आई थिंक जो क्लाइमेट फाउंडर्स हैं वो बहुत डिफेंसिव चल रहे हैं, मतलब दे आर रियली अपोलोजेटिक अबाउट व्हाट दे आर डूइंग। सो आई थिंक उन्हें अपना नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा, उन्हें मोर कॉन्फिडेंस के साथ को पिच करना पड़ेगा, ठीक है ना। मैं उसी पर वसुदास फिर आपसे सवाल आखिरी ये पूछने वाली थी, क्या नैरेटिव चेंज करने की जरूरत है कि लोग नॉर्मली क्लाइमेट टेक को हाई इम्पैक्ट और इम्पैक्ट से ही गॉज करते थे, अब फोकस कितना ये रेवेन्यू कमा पाएंगी, प्रॉफिटेबल कितनी होंगी, उस पर ज़्यादा होना चाहिए? हाँ बिल्कुल, आई थिंक एक चीज़ जो अभी क्लियर हो गई है इज़ दैट प्रॉफिट, देयर इज़ प्रॉफिट इन प्लैनेट फ्रेंडली बिजनेसेस। हम प्लैनेट कॉन्शियस फाउंडर्स हैं इसलिए हमने किया, ऐसा नहीं है। ये जो इनोवेशंस हुए हैं ये सबके लिए इकोनॉमिक फ़ायदा क्रिएट कर रहे हैं, कि जब आपने जो इनोवेशन और R&D करी और वो आपने बिजनेस सारे बिजनेस मैट्रिक्स आपने प्रूव कर दिए, तो फिर आपको अपोलोजेटिक होने की या किसी भी करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। यू मेड अ ऑल्टरनेट बिजनेस मॉडल विच वर्क्स इवन बेटर दैन द ट्रेडिशनल इनकम एंड बिजनेस मॉडल। सो दैट इज़, वो हम उस टाइम पर हैं अभी जो बहुत सारे बिजनेसेस स्केल करके वो प्रूव करने लग रहे हैं। तो क्लाइमेट इज़ नाउ बिकमिंग समथिंग वेयर देयर इज़ प्रॉफिट, देयर इज़ इकोनॉमिक्स एंड देयर इज़ अ वेरी फेयर बिजनेस आर्ग्यूमेंट टू बी मेड। तो शायद समय आ गया कि छाती ठोक कर आप कहें कि हम क्लाइमेट टेक में हैं और हम रेवेन्यू भी अच्छा कमाएंगे और ज्यादा समय भी नहीं लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। थैंक यू। इसी के साथ आवाज एंटरप्रेन्योर में इस हफ्ते इतना ही। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। गुड बाय, टेक केयर।